बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 6.6 करनी है। तो एक्सरसाइज 6.6 से पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अब पीछे हमने जो पढ़ा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है और अरिथमेटिक मीन पढ़ा है। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे और फिर नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास वो प्रोग्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यानी कि प्रोग्रेशन का मतलब ये क्या होता है कि डेफिनेट रूल जो है होल सीक्वेंस के लिए सेम हो। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है अरिथमेटिक से, कि अरिथमेटिक में हम कहते थे कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए होल सीक्वेंस में। यही हम कहते थे ना कि हम अगली टर्म से पिछली टर्म माइनस करते थे, माइनस करने के बाद जो आंसर आता था, इस तरह हर टर्म को पिछली टर्म के साथ माइनस करते जाते थे, आंसर सब में सेम आता था। फॉर एग्जांपल अगर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस 3 का आता था तो होल सीक्वेंस में वही डिफरेंस आता था। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है कि सीक्वेंस हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास an है, उसे हम बोलेंगे इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कब बोलेंगे इस सीक्वेंस को, जब हमारे पास जो सीक्वेंस है इफ़ an ओवर an माइनस 1 इज़ सेम। अब an और an माइनस 1 का मतलब क्या है? an और an माइनस 1 का मतलब ये है रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो। उसमें हम डिफरेंस करते थे, इसमें हमारे पास कॉमन रेशो होगी। तो इसमें भी हमारे पास वही वाला मेथड यूज़ होगा, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो होल सीक्वेंस में सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ ये फ़र्क है कि उसमें होल सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम था होल सीक्वेंस के लिए, और इसमें हमारे पास हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो सेम होगी होल सीक्वेंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये आ जाता है 2, 4, 8 इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 4 से पिछली टर्म क्या है 2, 4/2, उसके बाद 8/4 अप टू सो वन। तो हमारे पास हर एक के दरमियान जो रेशो है वो 2 की है, ठीक है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, ठीक है, अप टू सो वन। यानी कि हमारे पास हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो आ रही है वो होल सीक्वेंस में सेम होना चाहिए। एंड टर्म्स तक जो है वो रेशो इनकी 2 ही होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ से अगर हमने रेशो निकालनी होगी तो an ओवर an माइनस 1, जिस तरह हम डिफरेंस निकालते थे तो an माइनस an माइनस 1 करते थे, और इसमें हमारे पास रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ और आगे हमारे पास, अब इसका जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो कौन सा होगा। इसमें भी जो फर्स्ट टर्म है वो a1 ही होगी, जैसे उधर होती थी हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 को हम पहली वाली टर्म ले लेते थे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगी a2 इज़ इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई बाय r, मतलब उसमें हमारे पास था a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें हमारे पास होगा a1 डॉट r। अप टू सो ऑन टर्म्स चलती जाएँ अगर, तो an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला होगा, an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। यानी कि हमने जो n की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि a1 अगर हमने यहाँ पे a2 अगर हमने पुट किया है तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो जनरल फार्मूला ये है, इसमें n की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो हमारे जो टर्म्स हैं वो निकलती जाएंगी, ठीक है। ये फार्मूला अब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए यूज़ करना है। अब r कैसे इसमें फाइंड करना है, r हमने इस फार्मूला से फाइंड करना है, यानी कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में से जो सेकेंड वाली टर्म है उसमें से हमने माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या है, फाइंड करें फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 6 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, तो हमें पहली टर्म का तो पता है कि यहाँ पे कौन सी है, a1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास 3 है,
ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने अगर हम फार्मूला को देखें तो फार्मूला था हमारे पास AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1, यही फार्मूला था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स को फाइंड करने का। अब यहाँ पे हमारे पास A1 इज़ इक्वल टू 3 है और दूसरी चीज़ हमारे पास R जो है यानी कि कॉमन रेशो, वो अगर हम हर एक के दरमियान देखें तो 6/3 इज़ इक्वल टू 12/6 इज़ इक्वल टू, अगर हम देखें तो हर एक के दरमियान रेशो जो है वो 2 के, यानी कि R हमारे पास आ जाएगा 2। अब R की वैल्यू भी आ गई, N हमें पता है, N उसने बोला है फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे यानी कि N इज़ इक्वल टू 5। तो जहाँ जहाँ N है फार्मूला में वहाँ वहाँ 5 पुट कर दें। A1 की वैल्यू पुट की तो 3 और कॉमन रेशो क्या है हमारे पास 2 की पावर N हमारे पास क्या है 5 - 1। A5 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4। A5 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर अगर 4 करें तो वो हमारे पास 16 आता है और A5 इज़ इक्वल टू 48। तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म होगी 48, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास है 1 + आयोटा 2 4/1 + आयोटा अप टू सो ऑन। अब हमने इसमें भी वही फार्मूला यूज़ करना है, AN 11th टर्म फाइंड करनी है तो AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1, यही फार्मूला यूज़ करना है। अब हमें इसमें A1 पता है, A1 है हमारे पास पहली टर्म यानी कि 1 + आयोटा। उसके बाद हमने R फाइंड करना है तो R के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो जब हमारे पास बटे के नीचे इस तरह 1 + आयोटा वाली फॉर्म आती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 याद हो तो उसमें हम क्या करते थे, हम रैशनलाइजेशन कर देते थे। तो इसमें भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। R इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि A + B और A - B वाला फार्मूला यूज़ हुआ तो वो इक्वल होता है A² - B² के। तो यहाँ से R इज़ इक्वल टू 2 - 2 आयोटा कर लें और यहाँ पे 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से R इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो R हमारे पास आ गया 1 - आयोटा के इक्वल। तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई 1 - आयोटा। अब हमने 11th टर्म फाइंड करनी है तो 11th टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला, जहाँ पे n है वहाँ पे 11 पुट कर दें। A11 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 1 + आयोटा, R की वैल्यू हमने निकाली है 1 - आयोटा की पावर n-1 यानी कि 11 - 1। तो A11 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें ईजी हो जाएगा, 1 - आयोटा की पावर 11 - 1 करें तो ये 10 आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद फर्दर हम अगर इसे सॉल्व करें, A11 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा और अगर हम इसे लिखें 1 - आयोटा स्क्वायर और होल की पावर 5 तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो A11 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा और यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा होल की पावर 5। यहाँ से A11 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा, जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ माइनस पुट कर दें तो 1 - 1 हो जाएगा, -2 आयोटा की पावर 5। A11 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा इंटू 1 - 1 0 हो जाएगा, -2 आयोटा की पावर 5। A11 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा -2 की पावर भी 5 होगी और आयोटा की पावर भी 5 होगी। A11 इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा -2 की पावर 5 करें तो 32 आ जाता है और साथ माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ से आयोटा की पावर हम रखें आयोटा स्क्वायर होल की पावर, अगर हम इसे ब्रेक करके लिखें तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ से A11 इज इक्वल टू -32 पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस अयोटा, और यहाँ पे अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा, ठीक है। उसके बाद A11 इज इक्वल टू -32 इंटू 1 प्लस अयोटा, और अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये डॉट अयोटा। A11 इज इक्वल टू -32 इंटू 1 प्लस अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का स्क्वायर लेंगे डॉट अयोटा, तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया। तो यहाँ से A11 इज इक्वल टू -32 इंटू 1 प्लस अयोटा इंटू अयोटा आ जाएगा। उसके बाद A11 इज इक्वल टू -32 इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है -32 इंटू अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, और यहाँ से अगर अयोटा स्क्वायर किया तो यहाँ से अयोटा स्क्वायर आ गया। A11 इज इक्वल टू -32 इंटू अयोटा -1 आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम A11 इज इक्वल टू -32 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, इतना भी कर ले तो काफ़ी है, लेकिन ये भी आप स्टेप कर सकते हो। A11 इज इक्वल टू 32 इंटू 1 माइनस अयोटा, तो यही हमारा आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने कॉमन रेशो निकाले हैं, वो भी अयोटा वाला ही है, उसमें भी आप लोगों ने रैशनलाइजेशन कर लेनी है। रैशनलाइजेशन करने के बाद आप लोगों ने कॉमन रेशो निकालनी है, कॉमन रेशो निकालने के बाद आपने वही फार्मूला लगा के उसी तरह उसमें 12 टर्म है तो आपने 11 की जगह 12 लिख लेना है, और सेम यही प्रोसेस सारा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास ABCD ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो प्रूफ करें कि A² माइनस B² B² माइनस C² C² माइनस D² आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझे करें। क्वेश्चन के स्टेटमेंट का मतलब ये है, कहता है कि सबसे पहले हमने ये चेक करना है ABCD हमारे पास हमने कहना है, उसने गिवन क्या दिया है कि ABCD हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अगर हमारे पास ABCD ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक के दरमियान जो कॉमन रेशो है वो सेम होगी, ठीक है। अब इस चीज़ को लेके हमने प्रूफ करना है कि इन सब के दरमियान जो कॉमन रेशो है वो भी सेम है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि हर एक के दरमियान कॉमन, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस होल सीक्वेंस में, तो इसमें हमने ये चीज़ लेनी है और इस चीज़ को लेके हमने ये प्रूफ करना है कि इनके जो रेशोज़ हैं वो सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने हमारे पास जो गिवन डाटा है हमने उसको यूज़ करना है। गिवन क्या है कि A B C और D, A B C और D गिवन है तो इनकी रेशियो हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि R इज़ इक्वल टू B/A और R इज़ इक्वल टू D/C, यही हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि और R इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है D/C भी आता है और R इज़ इक्वल टू C/B भी आता है, ठीक है। हर कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशियोज, यानी कि ये इन सब को हमने R के इक्वल रखना है, तभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव होती है ना, कि पूरे सीक्वेंस के लिए हमारे पास रेशियो सेम होनी चाहिए। यानी कि R इज़ इक्वल टू B/A इज़ इक्वल टू C/B इज़ इक्वल टू D/C, ये सब कुछ हमारे पास R के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स डैट यहाँ से अगर हम B की वैल्यू फाइंड करें तो B इज़ इक्वल टू, इस टर्म में से तो B इज़ इक्वल टू AR, यानी कि A डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से B की वैल्यू एक आ गई। उसके बाद यहाँ से अगर हम D की वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाता है CR, यहाँ से D की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाता है BR, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं जो कि हैं B, D और C, ठीक है। जब B इज़ इक्वल टू AR, C इज़ इक्वल टू BR और D इज़ इक्वल टू CR, ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये जो b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है AR, ये हम यहाँ पे पुट अगर करें तो c इज़ इक्वल टू AR इंटू आर आ जाएगा और c इज़ इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पे c की, वो यहाँ अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगी d इज़ इक्वल टू BR इंटू आर और d इज़ इक्वल टू BR स्क्वायर। और अब यहाँ पे b की अगर हम वैल्यू पुट करें तो d इंटू AR इंटू आर, सॉरी इंटू आर स्क्वायर और d इज़ इक्वल टू AR क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास तीन वैल्यूज़ आई हैं ऐसी जिनमें हमारे पास AR वाली टर्म ही यूज़ हो रही है। ठीक है, हमने इनको AR में कन्वर्ट कर दिए, चाहे AR सिंपल AR है या AR स्क्वायर है या AR क्यूब है। अब यहाँ से जो हमारे पास B, C और D की वैल्यूज़ आई हैं, इनको यूज़ करके तो हम अपनी ये इक्वेशन प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगा, जब इन सब के दरमियान जो कॉमन रेशो है वो सेम होगी। ठीक है, चलें चेक करते हैं। कॉमन रेशो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आनी चाहिए, इन दोनों कॉमन रेशो के दरमियान, इन दोनों की कॉमन रेशो के इक्वल आनी चाहिए, सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जो बी, सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं ए की फॉर्म में, वो सारी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए आर, तो बी स्क्वायर है तो ए आर का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर स्क्वायर होल की पावर 2। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर हो जाएगी, इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू क्या है, ए आर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है ए आर, तो ए आर का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू लिखनी है तो ये ए आर स्क्वायर होल की पावर आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में। ठीक है, अब इस सब के स्क्वायर वगैरह ओपन करके हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम ये स्क्वायर ओपन करें तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 4। उसके बाद अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें ए स्क्वायर और आर स्क्वायर को ऊपर वाली टर्म में से, तो हमारे पास अंदर वैल्यू क्या रह जाती है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या रह जाता है, 1 माइनस आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर इन दोनों में से हम ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन निकालें तो 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें ए स्क्वायर और आर स्क्वायर तो यहाँ पे 1 माइनस आर का स्क्वायर रह जाता है, ये 1 माइनस आर स्क्वायर इससे कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर आर की पावर 4 के दो पावर्स के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखें दोनों साइड पे हमारे पास जो कॉमन रेशियो आई है वो सेम आई है, इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने इसी तरह कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी सेम आप लोगों ने जो है
पीछे जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सॉरी इसी क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने कर लेना। इसमें हमने ABCD वाले टर्म्स यूज़ किए हैं। उसमें सिंपल उसने क्या बोला हुआ है कि आप लोगों के नंबर्स दिए हुए हैं, उनके आप लोगों ने रेसिप्रोकल लेने हैं। रेसिप्रोकल लेके तो आप लोगों ने कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। रेसिप्रोकल लेने का मतलब है कि बटे में उसको लिख लेना है, और उसके बाद कॉमन रेशियो का मतलब है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के जो है वो उनको रेशियो में लिख दें और इक्वल साइन दरमियान भी लगा दें। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 किया है, सेम ऐसे ही इसको करना है। उसमें बस मैंने ABCD की वैल्यूज़ फाइंड की हुई थी, और क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने ABCD आपको वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपल उनको कॉमन रेशियो में लिख के तो प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों ने उसी चीज़ को जो है n टर्म के लिए फाइंड करना है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में करवाया था 11 टर्म के लिए, 12 टर्म के लिए या 5 टर्म के लिए। तो आप लोगों ने वही फार्मूला लगा के तो आप लोगों ने nth टर्म के लिए जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस को जो है वो आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास 1 ओवर A, 1 ओवर B और 1 ओवर C ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो शो करना है हमने कि उनका जो कॉमन रेशियो है वो प्लस माइनस √A ओवर C है। यानी कि उसने पहले ही बता दिया कि ये हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि इन सब में रेशियो जो है वो सेम होगी। तो उसने बस बोला कि रेशियो का आंसर ये आया हुआ है, तो ये आप लोगों ने बताना है कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हर कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं उनके दरमियान जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि वो इक्वल होनी चाहिए। तो 1 ओवर B डिवाइडेड बाय 1 ओवर A, सॉरी R इज इक्वल टू 1 ओवर B डिवाइडेड बाय 1 ओवर A विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर C डिवाइडेड बाय 1 ओवर B। तो इसको लिखने का फिर तरीका क्या होता है कि A जो है वो ऊपर चला जाएगा, A ओवर B ये हो जाएगा, और यहाँ पे B ओवर C फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। B ओवर C फॉर्म बन गई। अब ये हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू A ओवर B इज इक्वल टू B ओवर C। तो हम इनको अलग अलग अगर करके लिखें, R इज इक्वल टू A ओवर B हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और R इज इक्वल टू B ओवर C को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने आंसर ये लाना है A ओवर C वाला। तो कैसे हमारे पास ये आंसर आ सकता है? अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, R और R को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई R स्क्वायर हो गया, R डॉट R यानी कि, और A ओवर B मल्टीप्लाई बाय A ओवर C। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे B ओवर C आता है, तो ये B और ये B कैंसिल, A ओवर C रह गया यहाँ पे। अब हमने R फाइंड करना है, R स्क्वायर नहीं फाइंड करना, तो R हमारे पास आ जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में A ओवर C और ये प्लस माइनस साथ आ जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि इनकी कॉमन रेशियो A ओवर C अंडर रूट में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों ने गौर कर लेनी है कि उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की है, उसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात नहीं की। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अरिथमेटिक का फार्मूला अलग है, ज्योमेट्रिक का अलग है। तो उसने बोला कि अगर हमारे पास तीन कंसेक्टिव टर्म्स आ जाती हैं ऐसी जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, और वह हर एक टर्म जो है इंक्रीज़ हो रही है, पहली टर्म अगर इंक्रीज़ हो रही है 1 के साथ, तो दूसरी 4 के साथ, तीसरी 15 के साथ, अप टू 1, ठीक है। तो वो कहता है कि हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। टर्म्स हमारे पास जो कंसेक्टिव हैं वो अरिथमेटिक में है, लेकिन जब हमारे पास रिजल्टिंग नंबर्स आने चाहिए वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। तो फाइंड करने हैं हमने ओरिजिनल नंबर, उनका सम अगर हमारे पास 6 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेट देयर आर कंसेक्टिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो कौन कौन सी होंगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई A1 टर्म है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कंसेक्टिव टर्म अगर पीछे वाली साइड पे हम देखें तो A1 माइनस डी होगी, ठीक है। अगर ये A1 है तो A1 माइनस डी टर्म होगी, यानी कि उसमें से कुछ माइनस हो रहा होगा, उससे पिछली टर्म होगी। और अगर उससे अगली टर्म देखें तो A1 प्लस डी होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन डिफरेंस ही यूज़ करते हैं ना, तो वो कॉमन डिफरेंस पिछली टर्म में माइनस हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आगे की तरफ देखें तो वो ऐड हो रहा होगा।
तो ये चीज़ हमारे पास अगर हमने कंसेक्टिव टर्म्स बनानी होती है तो हमारा यही तरीका होता है कि अगर ये हमारे पास A1 है तो अगली A1 प्लस डी है, और पिछली इसकी फिर क्या होगी A1 माइनस डी हमारे पास टर्म होगी। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 कंसेक्टिव टर्म्स आ गई हैं। तो अगर हम इन सब का सम करें, उसने बोला इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी इज़ इक्वल टू 6, ये उसने हमें स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है A1 प्लस A1 प्लस A1 3A1 और डी कैंसिल, 3A1 इज़ इक्वल टू 6 और A1 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 3 2 ज़ार 6। तो A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 2। अब दूसरी चीज़ उसने क्या बोली है कि जो हमारे पास नेक्स्ट उसने क्या बोला कि जब हमारे पास इन टर्म्स में हम 1, 4 और 15 को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास A1 माइनस डी है तो अगर इसमें हम +1 कर देते हैं नेक्स्ट टर्म है A1, तो सेकंड वैल्यू उसने ऐड करने का बोला था 4 होगी, और थर्ड उसमें वैल्यू ऐड करने का बोला था कि वो 15 होगी। तो ये सारी टर्म्स अगर हम इनमें ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास वो कहता है तब हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक है, अब जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हमने सबसे पहले देखना है, अगर हम देखें तो हमारे पास A1 की वैल्यू 2 आ गई हुई है। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है 2 माइनस डी प्लस 1, इसमें 2 प्लस 4, और इसमें हमारे पास आ जाता है 2 प्लस डी प्लस 15। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स बन जाती हैं 3 माइनस डी, और ये आ जाता है 6, और ये आ जाता है 17 प्लस डी। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स बन गई हैं जो कि हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कॉमन रेशो हमने निकाले हैं। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो निकालते हैं और इनको इक्वल रख लेते हैं। तो हम रखेंगे 6/3 माइनस डी इज इक्वल टू 17 प्लस डी ओवर 6। ये हमारे पास सीक्वेंस है, इस टर्म को डिवाइड करना है इसके साथ, इस टर्म को डिवाइड करना है इसके साथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो 36 होगी, 3 माइनस डी और 17 प्लस डी जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 17 3 आर 51, 51 माइनस प्लस 3d माइनस 17d और माइनस डी का स्क्वायर, कुछ ऐसे वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हम देखें अगर तो 36 को उधर ले जाएं हम दूसरी साइड पे तो 51 माइनस 36 माइनस 17d प्लस 3d करें तो माइनस 14d आ जाएगा और माइनस डी का स्क्वायर। तो 0 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 14d माइनस 36। इन टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकाला है, माइनस दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो गई है, क्योंकि हमने डी स्क्वायर के साथ यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस नहीं रहने देना, हमने यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू करनी है। अब जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम या तो फैक्टराइजेशन करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो हमारी अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 15 आता है, 51 में से 36 को माइनस किया तो 15 आता है। अच्छा, नेक्स्ट यहीं से कैड करते हैं, इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, डी स्क्वायर प्लस 14 डी माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन करें तो 14 1s आर 14, ये वाली फैक्टराइजेशन होगी। तो डी स्क्वायर 15 1s आर 15 होगा, 15 डी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर डी हम कॉमन लें तो ये आ जाता है डी प्लस 15, यहाँ से -1 कॉमन लें तो डी प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन गए हैं, डी प्लस 15 बन गया एक और डी माइनस 1 बन गया।
यहाँ से डी की एक वैल्यू -15 आ जाएगी, डी की एक वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डी वाले नंबर्स, डी की वैल्यूज़ जो आई हैं, इनको हमने उस सीक्वेंस में ऐड करना है और चेक उन सीक्वेंस में जो डी वाली वैल्यूज़ थी उनमें पुट करना है और हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो सम है वो हमारे पास 6 के इक्वल आता है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या था, A1 माइनस डी, A1 और A1 प्लस डी, यही सीक्वेंस था। तो इसमें पहले पुट कर लेते हैं, पुट D इज़ इक्वल टू -15। तो जब D इज़ इक्वल टू -15 पुट करेंगे तो A1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 कामा A1 प्लस D, यानी कि A1 प्लस -15। यहाँ से A1 की अगर वैल्यू पुट करें तो A1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस 15, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 -15, तो ये 17, 2 और -13। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आता है 6। तो आप यहाँ पे करके भी चेक कर सकते हैं, 17 + 2 - 13, तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आ जाता है। अब दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे, यहीं पे कर देती हूँ, पुट D इज़ इक्वल टू 1। जब D इज़ इक्वल टू 1 उस सीक्वेंस में पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू 2 है, 2 + 1 2 और यहाँ पे 2 - 1 और यहाँ पे 2 + 1, तो ये आ जाता है 1 2 और 3। तो इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ की है, सीक्वेंस हमने इसलिए हमने वहाँ पे डी लिया है। उसके बाद हमने वहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड की, इनका सम लेके हमने जब A1 की वैल्यू फाइंड किया तो उसके बाद हमने उनको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करना था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कब होना था, जब हमारे पास उसने नंबर दिए हुए थे 1 4 और 15, उनको हमने इस सीक्वेंस में ऐड करना था। तो इस सीक्वेंस में जब हमने उन तीनों नंबर्स को ऐड किया, यानी कि पहली वाली टर्म में 1 को ऐड किया, दूसरी वाली टर्म में 4 को ऐड किया, तीसरी टर्म में 15 को ऐड किया, इन सब को ऐड करने के बाद जब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान कॉमन रेशो निकालनी पड़ेगी। कॉमन रेशो जो है वो उनको हमेशा इक्वल रखते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो होती है, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो निकालते हैं। जब हमने इन सब को इक्वल रखा तो वहाँ से हमारे पास डी की इक्वेशन कुछ बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो है वो कुछ फैक्टर्स बन गए। डी की 2 वैल्यूज़ आ गई। उन दोनों वैल्यूज़ को हमने सीक्वेंस में पुट करके देखा कि जो उसने क्वेश्चन में बोला था कि इन वैल्यूज़ को जब हम इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे और हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा उसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो 6 आना चाहिए, यानी कि सम का आंसर जो है वो 6 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे A1 की पहले से वैल्यू निकाली हुई थी, जो 2 D की वैल्यूज़ आई हैं, इनमें से बारी बारी हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। जब पुट किया है तो आंसर चेक किया है, ऐड करने के बाद 6 ही आया, तो इसका मतलब है कि ये हमारी वैल्यूज़ ठीक आई हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हुआ तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना है।